हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक? सो आवर ऑप्शंस आर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिवर्सल automatic computer, and fourth one is unvalued automatic computer. So the correct option of this, so the correct option is universal automatic computer. अगर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की बात करें तो ये कब बनकर तैयार हुआ था? ये हुआ था 1951। द ईयर इज 1951। सेकेंड क्वेश्चन, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर आर arithmetic operations, logic operations, storage and relative, या fourth one, all of the above. So the correct answer of this question is all of the above. अगर आप लोग कंप्यूटर में देखेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि पहले हम कोई डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसके बाद हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है और वो डेटा काफी जगहों से होकर निकलता है, जैसे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके बाद वो हमारे मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है और हमें एक आउटपुट डेटा मिल जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, या फिर बोथ बी एंड सी? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्राइमरी मेमोरी चिप एंड द माइक्रो प्रोसेसर चिप. Microprocessors as switching devices are for which generation computers? So first option is first generation computer, second generation computer, third generation computer, and last option is fourth generation computer. So the correct option of this question is fourth generation. माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर से स्टार्ट हुए थे और हम लोगों ने इसको तब से स्टार्ट करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरेशन की, क्योंकि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ अगर हम बात करें तो वो जनरेशन के हिसाब से हुआ है। पहले जनरेशन 1, देन जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 एंड जनरेशन 5। फर्स्ट जनरेशन का देखा जाए स्टार्टिंग जो था वो था 1949 से 1956, और उस टाइम पर जो इन्वेंशन हुआ वो हुआ वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का। जनरेशन 2 1957 से 1964, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो यूज हुआ कंप्यूटर में वो हुआ ट्रांजिस्टर, जो कि वैक्यूम ट्यूब से काफी अच्छे थे, इनकी स्पीड अच्छी थी। जनरेशन थर्ड 1964 से 1971, इसके अंदर यूज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेंगे दो, एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और एमएसआई का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जनरेशन 4 आप देखेंगे तो आपको 1971 से 1989 तक मिलेगी और इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, लेकिन एलएसआई, द फुल फॉर्म ऑफ एलएसआई इज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ जनरेशन 5 1989 से लेकर प्रेजेंट तक, अभी हम लोग जनरेशन 5 कंप्यूटर की चल रही है, जिसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया उसके अंदर VLSI एंड ULSI, and full form of VLSI is very large scale integrated circuit and ULSI ultra large scale integrated circuit. अब कुछ डिवाइसेस की बात कर लेते हैं कि किस ईयर में इनका इन्वेंशन हुआ और किसने किया। तो वैक्यूम ट्यूब का जो इन्वेंशन हुआ वो हुआ 1904 में, और इसको जो इन्वेंट किया वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ट्रांजिस्टर, इसके इन्वेंटर जो रहे हैं वो विलियम शॉकले एंड जॉन बार्डीन ने किया था और ईयर किया था 1947 में। थर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनके इन्वेंटर का नाम है जैक किलबाय एंड रॉबर्ट नॉइस, और जो इसको कौन सी ईयर में इन्वेंट किया गया था? 1950 में। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा टेबल फॉर्म में डेटा बना के रखा है, जिसमें कि अगर आप मेरी वीडियो से वापस रिवीजन करते हैं तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main difference between a mainframe computer and a supercomputer? So
First option is supercomputer is much larger than mainframe computer. Second option, supercomputers are much smaller than mainframe computers. Third, supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. Supercomputers are focused to execute as many as programs as possible, while mainframe uses power to execute few programs as fast as possible. So the correct answer of this question is option number C1. Supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. जैसा कि आप लोग जानते हैं आज की डेट में सुपर कंप्यूटर की हेल्प से हम काफी काम कर पाते हैं, वेदर फोरकास्ट कर पाते हैं और काफी मिलियन ट्रिलियंस ऑफ जो कैलकुलेशन होती हैं उन्हें काफी कम टाइम में कर पाते हैं, विद इन सेकेंड्स कर पाते हैं। तो ये सब सुपर कंप्यूटर की स्पीड है जिससे हमारा काम डे बाय डे काफी ईजी होता जा रहा है। अगर आप लोग सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में डिफरेंस देखना चाहें तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिफरेंस दिया है, आप इसमें से डिफरेंस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII and EBCDIC are the popular character coding systems. What does EBCDIC stand for? First, extended binary coded decimal interchange code. Second, extended bit code decimal interchange code. Third option, extended bit case decimal interchange code. And fourth option is extended binary case decimal interchange code. So the correct option is extended binary coded decimal interchange code. इसका फुल फॉर्म के साथ साथ आप कुछ डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ASCII की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये कितने बिट का होता है? ये 7 बिट का होता है। और अगर हम टोटल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 128। ये जो 7 बिट यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को अगर आप 2 की पावर में लगाकर लिख देंगे तो आपको ASCII का टोटल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा जो कि 128 है। नेक्स्ट, EBCDIC फुल फॉर्म इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये कितने बिट का होता है? ये 8 बिट का होता है और इसके टोटल रिप्रेजेंटेशन बनते हैं वो कितने बनते हैं? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका आंसर जानते होंगे। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ALU, मेमोरी, CPU या कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। So the correct option of this question is CPU, Central Processing Unit. Eighth question, storage capacity of magnetic disk depends on tracks per inch of surface, bits per inch of tracks, disk pack in disk surface या all of the above। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये जो पोर्शन है जिसको मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूं इसके अंदर क्या होता है, फ्लॉपी का जो पूरा डेटा होता है वो पूरा सेव होता है जिसमें कि जब भी जरूरत पड़ती है तो वो यहीं से एक्सट्रैक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका D1, ऑल ऑफ द अबव। मींस जो ऑप्शन ए है, बी है और सी है तीनों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम या ऑल ऑफ द अबव। So the correct option of this question is all of the above, RAM and ROM। RAM का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। जो रैम होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं उस टाइम पे आप जो काम कर रहे होते हैं वो कुछ समय के लिए रैम में सेव रहता है जिससे कि हमारे काम करने की स्पीड बढ़ती है और हमारे कंप्यूटर उस चीज को तेज एक्सेस कर पाता है। रोम की बात करें तो इसमें परमानेंट स्टोरेज होता है, आपके कंप्यूटर का जो डेटा परमानेंट होता है वो रोम में सेव रहता है। रैम जो होती है इनकी कैपेसिटी काफी कम होती है इसलिए बेसिकली इसके अंदर जो डेटा होता है वो MBs में होता है और रोम के अंदर GB में होता है। रैम का नेचर देखा जाए तो वॉलेटाइल होती है। अगर आपके कंप्यूटर का जो
इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो आप बंद कर देंगे, उसमें सप्लाई बंद कर देंगे, तो आपके रैम में जितना भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन रोम के संग ऐसा नहीं है। रोम में अगर आपने डेटा सेव कर दिया तो आप जब भी अपना पीसी स्टार्ट करेंगे, आपको आपका डेटा बराबर मिल सकता है। अगर बात करें इसमें, बेसिकली जो रैम है वो हम कब यूज करते हैं, जब हम कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कर रहे होते हैं। लेकिन रोम का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जितना भी जो डेटा होता है, मेन अगर हम बूटिंग प्रोसेस वगैरह, वो सब इंस्टॉल रोम में रहता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो वो सारी प्रोसेस रोम से करता है और हमारे कंप्यूटर को इजीली स्टार्ट करता है। राइटिंग डेटा इज फास्टर एंड राइटिंग डेटा इज स्लोअर। रैम में अगर आप देखेंगे तो जो डेटा प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट होता है, वहीं रोम की अगर बात करें तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली रैम से थोड़ी स्लो रहती है। A storage area, a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can be handled data is memory, buffer, accumulator या address. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बफर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई प्रोसेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा होता है वो डायरेक्ट पूरा एक साथ नहीं चलता है, उसको क्या होता है, कंप्यूटर ना पार्ट में डिवाइड कर देता है। और जब वो पार्ट धीरे धीरे रैम से होकर निकलता है तो रैम उसको प्रोसेस करती है, जिसे हम लोग बफर कहते हैं। बफर मीन्स क्या होता है कि डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, जिससे कंप्यूटर उसको आराम से पढ़ सके, समझ सके और आप लोगों को आउटपुट रिजल्ट दे सके। ओके क्लास, थैंक यू।